चलिए, तो अब अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट देख लेते हैं। देखो, पनिशमेंट ना यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो अलग अलग फैक्टर क्या है? वो अलग अलग फैक्टर ये है कि आपने जब अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। क्या परिणाम? कि या तो सामने वाले व्यक्ति को कोई चोट ही नहीं पहुंचे, आप हथियार लेके उसको पीठ पे आपने एक छोटा सा वार किया, उस छोटे से वार के बाद आप अगले वार से सीधे उसकी गर्दन काटने वाले थे, लेकिन पुलिस का सायरन सुन के आप गर्दन काटे बिना हथियार वहीं छोड़ के फटाफट से भाग गए। तो इस केस में आपको 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन मिल सकता है साथ में। और एक अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसा होता है जिसमें सामने वाले को हर्ट भी हो जाता है आपके कारण। मतलब आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, लेकिन जब तक आप भागे तब तक आप बहुत चोट तो पहुंचा चुके थे उसको। तो उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है या फिर 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, साथ में फाइन लगा दिया जाता है। और एक तीसरा केस होता है जब अटेम्प्ट टू मर्डर एक ऐसा व्यक्ति करता है जो लाइफ कॉन्विक्ट होता है। लाइफ कॉन्विक्ट मतलब कि जिसको ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली हुई है, वो व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर करता है। तो उस केस में आपको सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, कोई छोटी सजा का प्रावधान ही वहां पे नहीं। और जो ऑफेंडर है, अगर वो लाइफ कॉन्विक्ट होता है, मतलब वो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसको मिली होती है, और वो अटेम्प्ट टू मर्डर करता है और उसके अटेम्प्ट टू मर्डर में हर्ट भी हो जाता है सामने वाले को, तो फिर उस केस में सीधे आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में डेथ पेनल्टी सिर्फ एक केस में मिलती है, और वो कब? जब अटेम्प्ट टू मर्डर कोई लाइफ कॉन्विक्ट करता हो और उसके अटेम्प्ट टू मर्डर के वक्त डिकीज्ड को हर्ट भी हुआ हो, तो उस लाइफ कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी मिल जाती है। और अगर हर्ट नहीं हुआ है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर नॉर्मल व्यक्ति भी अटेम्प्ट टू मर्डर करता है जो ऑलरेडी लाइफ कॉन्विक्ट नहीं है और हर्ट कर देता है सामने वाले को, तो उस केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता क्या है। इसके इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़िएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी बच्चे को, जो कि उसकी कम उम्र है, बच्चे की उम्र बहुत कम है, आपने उसको किसी डेजर्ट प्लेस में छोड़ दिया। डेजर्ट प्लेस में छोड़ने का मतलब किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां पे और कोई है ही नहीं, अकेला है वो बच्चा। आप उसको इस इंटेंशन से कि उस बच्चे की जान चली जाएगी, आप उसको एक डेजर्ट प्लेस पे छोड़ के आ जाते हो। ठीक है, तो आपने कौन सा ऑफेंस किया? आपने, जब तक उस बच्चे की जान नहीं चली जाती तब तक तो आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया 307। और अगर उस बच्चे को डेजर्ट में छोड़ने से उस व्यक्ति की जान चली जाती है, डेजर्ट प्लेस पे छोड़ने का मतलब किसी भी अकेली जगह पे जहां पे उसको कोई देखने वाला नहीं हो, उसको कोई खाना देने वाला नहीं हो, वो अकेला रह रह के मर जाएगा 3 से 4 दिन में। तो अगर वो मर जाता है तो आपने तो मर्डर किया है। अगर वो मर जाता है तो मर्डर किया है, और अगर नहीं मरता, कोई उसको आके बचा लेता है, तो आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। आप किसी को मारना चाहते हो, उसके पर्पज से आपने बंदूक खरीदी, बंदूक में गोली भी लोड कर ली, लेकिन आपने अभी तक गोली चलाई नहीं। आपने किसी को मारने के पर्पज से बंदूक खरीदी, उसको लोड भी कर ली, पर गोली नहीं चलाई, तो अभी तक तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन अब आपने गोली चला दी, जिसको मारने के लिए बंदूक ली थी उसी पे आपने गोली चला दी। आपकी गोली से उस व्यक्ति को सिर्फ चोट पहुंची है बस, वो मरा नहीं। अब चूंकि आपकी गोली चलाने से उस व्यक्ति को सिर्फ चोट पहुंची है, वो मरा नहीं है, तो मर्डर के लिए तो आप लायबल नहीं रहोगे। लेकिन आप किस चीज के लिए लायबल रहोगे यहाँ पे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी वाली पनिशमेंट मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सी पनिशमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। आपने किसी को मारने के पर्पज से बंदूक खरीदी, उसको लोड किया, उस पर शूट किया, उसको चोट लगी।
इसको चोट भी लगी, क्या सजा मिलेगी आपको? सेकंड। सेकेंड वाली, ठीक है। इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ना आपको। नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अभी जो सेक्शन पढ़ा 307 वो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर था, अब जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड है। दोनों सेक्शन के वर्डिंग पूरे के पूरे सेम है। The wording of this section is the same as that of the preceding one, except it deals with the attempt to commit culpable homicide. The punishment provided is therefore not severe. यहाँ पे punishment थोड़ी कम है। punishment सिर्फ इतनी है कि अगर आप कल्पेबल होमिसाइड करने की कोशिश करते हो किसी का, तो आपको 3 साल की इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों मिल सकता है। और अगर आपके ऐसा करने से उसको हर्ट होता है तो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों मिल सकता है। मतलब सजा इसमें 3 साल और 7 साल है। सवाल ये उठता है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर में फर्क क्या है? देखो, अटेम्प्ट टू मर्डर का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर वो चीज होती है जो अगर सक्सेसफुल होती तो मर्डर हो जाता, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वो चीज होती है जो अगर सक्सेसफुल होती तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाती। मतलब कोर्ट को दिमाग ये लगाना होता है कि अगर उनको अटेम्प्ट में भी आपको पनिश करना है ना, तो कोर्ट को वहां पर यह भी सोचना होता है कि अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड होता या वो मर्डर होता। और अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होने पे कल्पेबल होमिसाइड होता तो आपको ये पनिशमेंट दी जाती, और अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होने पे मर्डर होता तो आपको ये पनिशमेंट दी जाती। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 308 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 309 की बात करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसकी सुसाइड सक्सेसफुल नहीं होती, यानी कि वो व्यक्ति बच जाता है किसी कारण से, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 309 में पनिश किया जाता है कि हमने सुसाइड करने की कोशिश की। अब सुसाइड जो है एक्चुअल में इंग्लिश और इंडियन क्रिमिनल लॉ में देखोगे तो सुसाइड बाय इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। एक टाइम था जब इंग्लैंड में इसको बड़ा सीरियस क्राइम माना जाता था कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। बट ये बड़ा यूनिक लीगल फिनोमेना है आईपीसी के अंदर कि इसका सिर्फ अटेम्प्ट पनिशेबल है, बस ऑफेंस खुद पनिशेबल नहीं है। सुसाइड करना एक ऑफेंस है, लेकिन सुसाइड कर लो और मर जाओ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो मर गए हो, तो कुछ कैसे होगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया सुसाइड का, सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप मरे नहीं, तो अटेम्प्ट आपको पनिश कर देगा। कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और बच जाता है तो वो 309 में अंदर चले जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, सक्सेसफुली करता है और मर जाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और चार्ज क्यों लगेगा, वैसे भी वो तो मर गया। So a person cannot claim his own life by saying that he had led a successful life and the mission of his life was fulfilled. It would amount to suicide as it would attract the provision of section 306 and 309. कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरी जीवन यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है, मुझे जीवन में जितने सुख चाहिए थे मुझे वो मिल गए, मेरा लाइफ का मिशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया है, अब मैं मरना चाहता हूँ, और वो सुसाइड कर लेगा। ऐसा अगर वो व्यक्ति करता है तो 306 और 309 दोनों एप्लीकेबल रहेगा। जो व्यक्ति उसको मरने के लिए मजबूर करेगा वो भी जाएगा, और अगर उसकी सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुई तो 309 में ये भी जाएगा। सेक्शन 309 को एक बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था राथी नाम वाले केस में। राथी नाम केस बड़ा फेमस केस है। इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि यार अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को आपने ऑफेंस क्यों बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, द प्रोविजन पनिशिंग अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज क्रूएल एंड इररेशनल and violative of Article 21, and it deserve to be effaced from the statute book to humanize penal laws. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कह दिया कि ये जो 309 का प्रोविजन है ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 जहां आपको राइट टू लाइफ देता है, वहां ये 309 जो है ये उसको वायलेट करता है। क्यों भैया, कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और अगर उसका सुसाइड सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप उसको जेल में डाल रहे हो, आप उसके अटेम्प्ट को पनिशेबल ऑफेंस बना रहे हो। क्यों? गलत चीज है ये, तो कोई को मरना है मरने दो। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पहली बार 1994 में ये कह दिया था कि ये सेक्शन बड़ा ही क्रूएल और इररेशनल सेक्शन है 309, इसको तो आईपीसी के अंदर से हटा देना चाहिए। ठीक है, ये राथी नाम वाले केस में बोला था, बट ये व्यू सही नहीं था, तो दिस डिसीजन वाज सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड and it was held again that the provision for penalizing the attempt to commit suicide and abatement of suicide is not unconstitutional. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 में। उसी साल में
उसी साल में कुछ केसेस के बाद ज्ञानपुर वाला केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पुराना फैसला सुनाया था वो फैसला गलत था, हम उसको रिवर्स करते हैं। सेक्शन 309 पूरी तरह से वैलिड है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, और इसमें सजा जो है उसका प्रावधान 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। या तो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, या फिर फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ठग। ठग क्या होता है? सेक्शन 3010 टॉक्स अबाउट ठग। ठग का मतलब तो आपने सुना ही होगा, ठग मतलब वो ठगी करने वाला व्यक्ति। अब ये एक्चुअली ना एक एक्ट है, ठगी एक्ट ऑफ 1836, उस एक्ट के अकॉर्डिंग है। उस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को इस सेक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठग का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि हैबिचुअली रॉबरी वगैरह करता हो, चाइल्ड स्टीलिंग करता हो, और साथ में मर्डर भी होता हो। मतलब ठगी सिर्फ उसी को कहा जाता है जब रॉबरी के साथ मर्डर हुआ हो, या बच्चे चुराने के साथ साथ मर्डर हुआ हो, उसको ठग बोलते हैं, उसको ठगी बोलते हैं। तो सेक्शन 311 इसकी पनिशमेंट बताता है। गैंग्स ऑफ पर्सन habitually associated for the purpose of inveigling and murder travelers or others in order to take their property etc are called thugs। बेसिकली ये ठग वगैरह ट्रेवलर्स लोग पे अटैक करते थे, हाईवे वगैरह पे खड़े होकर उनकी प्रॉपर्टी, उनके सामान के लिए उनकी हत्या कर देते थे। सामान चुरा के छोड़ते नहीं थे उनको, सामान चुरा के भी छोड़ते नहीं थे, मार देते थे, किसी और को बताओगे नहीं। ठग्स आर रॉबर्स एंड डकेट्स, बट ऑल रॉबर्स एंड डकेट्स आर नॉट ठग्स। सारे रॉबर्स और सारे डकेट ठग नहीं होते, लेकिन सारे ठग रॉबर्स और डकैत होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ठग रॉबरी और डकैती तो करते ही करते हैं, लेकिन सारे रॉबरी करने वाले और डकैती करने वाले साथ में मर्डर नहीं करते। और रॉबरी और डकैती के साथ जब मर्डर होता है ना, तो उसी को ठग बोलते हैं। तो ठग कमिटेड रॉबरी और किडनैपिंग एंड आर ऑलवेज अकम्पनीड विथ मर्डर। थोड़ा सीरियस ऑफेंस होता है एक तरह से, इसलिए पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन। मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट से छोटी कोई पनिशमेंट यहाँ पे दे ही नहीं रखी, सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, और दोनों के दोनों ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ठगी वाले, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल इसमें नहीं मिलती है, नॉन कंपाउंडेबल है, सेशन कोर्ट में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का नाम था ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। चैप्टर 16 हम पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 16 में ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ हमने पढ़ा सेक्शन 299 से लेकर 311 तक। यही चैप्टर, इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी था। लगभग 5 दिन से हम सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद के जो चैप्टर है, इसके बाद के जो सब पार्ट है, जैसे कि मिस कैरियज हुआ, हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ, ये सब बड़े छोटे छोटे हैं। इसको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, काफी छोटा टॉपिक है, फटाफट कवर करेंगे। बट ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने इसको रिवाइज नहीं करा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो याद रखना मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, आप वो भी फिगर आउट करके नहीं बता पाओगे। आप में से कोई मुझे भी बताएगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस बता दो। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में एक डिफरेंस बता दो।